अपने भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हम पढ़ रहे थे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। भारत के भूगोल में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हम इसको 3 भागों में बांट चुके थे, एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालय और एक पूर्वोत्तर हिमालय। और हम जो पढ़ रहे थे वो कौन सा हिमालय था? पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ रहे थे हम। और पूर्वोत्तर हिमालय में हमने कहां तक पढ़ लिया था? मेघालय की पहाड़ियां पढ़ रहे थे अपने। चलो देख लेते हैं मेघालय की पहाड़ियां। मेघालय की पहाड़ियों में या मेघालय में क्या लिखा था आपने? इसमें हमने लिख लिया एक तो मासिनराम और चेरापूंजी, और एक हमने ये बात लिखी थी कि एसपी साइकिया ने पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वोत्तर भारत को क्या कहा है? 7 बहनों का राज्य कहा है। ये बात हमने कर ली थी। चलो आज जो एक चीज इसी में हमको समझनी है वो समझनी है कि जहां गारो खासी जयंतिया लिखा हुआ है एटलस में, देखो गारो खासी और जयंतिया जहां लिखा हुआ है, जयंतिया की जो खासी की जो पहाड़ियां हैं, खासी की पहाड़ियों के अंदर ही आपको एक स्थान मिलेगा शिलोंग। इस प्रकार से कुछ जैसे ये गारो, गारो के बाद में ये खासी, और खासी के बाद में ये पहाड़ियां हैं जयंतिया की पहाड़ियां। और यहां पर एक शहर है, इस शहर का नाम क्या है? शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है? शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। अब देखो कि जो मासिनराम और चेरापूंजी है वो लगभग इस भाग में स्थित है, इधर वाले भाग में मासिनराम और चेरापूंजी। खूब वर्षा होती है, विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान में आते हैं दोनों। लेकिन शिलोंग के अंदर वर्षा का अभाव पाया जाता है। शिलोंग में वर्षा का अभाव पाया जाता है, बरसात नहीं होती है यहाँ। ऐसा क्यों है? एक तो ये बात समझेंगे कि शिलोंग में बरसात क्यों नहीं होती, अगर होती है तो कम होती है, इसका क्या कारण है। और दूसरा ये देखेंगे कि चेरापूंजी और मासिनराम के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है इसका क्या कारण है। तो इनके कारण को अपने देखें तो एक बात तो हमें ये समझनी है कि जो मानसून आता है वो इस ओर से आता है, यहाँ पे जो बादल आते हैं इन पहाड़ियों से जैसे ही टकराते हैं, टकराने के कारण ऊपर उठते हैं, ऊपर उठने के बाद में उनमें संघनन हो जाता है और बरसात क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही इन पहाड़ियों को मानसूनी हवा पार करती है, पार करने के बाद में क्या है, उसके अंदर जो नमी होती है वो नमी कम हो जाती है, क्योंकि हवा जब ऊपर उठती है तब तो वो ठंडी होती है, और जब हवा ऊपर से नीचे उतरती है तब वो क्या होती है? गर्म होती है। तो इस साइड में आते समय हवा अपनी आर्द्रता को खो देती है, इसलिए शिलोंग में बरसात नहीं हो पाती। और इन जो पहाड़ियों की आकृति है गारो खासी और जयंतिया, ये कीपाकार या कीप नुमा, कीप देखिए आपने, जैसे अपने कोई डीजल डूजल डालते है ना, कीप, कीप का आकार कैसे होता है? ऐसे होता है कीप का आकार, लगभग ऊपर से ऐसे होती है, उसके बाद में ऐसे होती जाती है। तो ऐसी आकृति है इनकी। बादल हवा इसमें आ जाती है लेकिन बाहर निकलना इसके लिए क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है। एक ही कंडीशन में बाहर निकलती है, जब जितनी भी उसके अंदर आर्द्रता होती है वो सारी की सारी वर्षा की बूंदों के रूप में बरस जाए, उसके बाद में वो हवा यहां से निकल पाती है। तो चेरापूंजी और मासिनराम में सबसे ज्यादा बरसात होने का कारण है कि यहाँ जो पहाड़ियों की आकृति है वो कैसी है? कीपाकार या कीप नुमा है। और शिलोंग में बरसात के अभाव का कारण क्या है? तो शिलोंग में बरसात के अभाव का कारण है कि ये अपने जो ये पहाड़ियां हैं इनके दूसरी छोर पर स्थित है, और दूसरी छोर तक जब हवा पहुंचती है तब तक उसकी आर्द्रता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये दोनों ही प्रश्न पूछे हुए हैं, तो इन दोनों बातों को हम नोट कर लेते हैं। लिख लीजिए आप।
एक बात तो हम नोट करते हैं कि मासिनराम व चेरापूंजी दोनों खासी पहाड़ी में स्थित है तथा यहां सर्वाधिक वर्षा का कारण तथा यहां सर्वाधिक वर्षा का कारण इन पहाड़ियों की कीपाकार आकृति है। एक तो ये बात हम इसमें याद रख लेंगे और दूसरी बात जो हमें याद रखनी है खासी पहाड़ी में ही शिलोंग स्थित है। यहां वर्षा का अभाव पाया जाता है। यहां वर्षा का अभाव पाया जाता है जिसका मुख्य कारण इसकी स्थिति को माना जाता है। स्थिति का मतलब हो गया कि शिलोंग शहर कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति को माना जाता है क्योंकि यह खासी पहाड़ी के दूसरी ओर स्थित है। ये वाली बात समझ में आई है क्या सभी के? ऐसा कोई विद्यार्थी जिसके ये बात समझ में नहीं आई है कि एक तरफ बरसात ज्यादा हो रही है दूसरी तरफ बरसात कम हो रही है, ऐसे कैसे होता है? ऐसा संभव है क्या एक तरफ बरसात ज्यादा हो जाए दूसरी तरफ बरसात कम हो जाए? संभव है ना? गाल पे थप्पड़ इस साइड पड़ेगा तो दर्द इसी साइड होगा, इस साइड तो नहीं होगा। वही बात है कि जब मानसून मान लो इधर से आ रहा है, इधर से जैसे जैसे मानसून की हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठने पर उसका तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब तापमान कम होगा उसके अंदर आर्द्रता है वो उषांक बिंदु प्राप्त करेगा, उसके बाद में बादल बनने के बाद वहां पे क्या होगी? बरसात होगी। जब ये हवा इस पहाड़ी को पार करके दूसरी ओर उतरेगी तब जैसे जैसे हवा ऊपर से नीचे की ओर आएगी उसका तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो उसका मतलब है कि वो उषांक बिंदु को प्राप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि जितना ज्यादा तापमान उतनी ज्यादा आर्द्रता चाहिए।
तापमान ज्यादा हो जाएगा तो आर्द्रता की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, इसलिए बरसात नहीं हो पाएगी। थप्पड़ तभी लगता है जब जो गाल और जो हाथ है वो बिल्कुल सीध में आए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए सही। वही बात है यहाँ पे कि तापमान भी सही होना चाहिए और उसके अंदर आर्द्रता है वो भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जब उनका दोनों का परफेक्ट बिंदु आता है उसे औशांक बोलते हैं, तब बरसात होती है। और उस साइड में जब तापमान ज्यादा हो जाता है तब औशांक बिंदु बन नहीं पाता है, तापमान ज्यादा है आर्द्रता कम है, इसलिए बरसात नहीं हो पाती है। हवा के अंदर नमी की मात्रा है वो कम हो जाती है, इसलिए बरसात नहीं हो पाती है। इतनी सी कहानी है इसमें, बाकी आगे मानसून पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से देखेंगे अपने। तो ये एक वर्गीकरण अपने कंप्लीट हो गया उत्तरी हिमालय के अंदर जो हम पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ रहे थे। अब एक थोड़ा सा बड़ा बड़ा वर्गीकरण हमें देखना है। सिडनी बुराड एक भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने हिमालय का वर्गीकरण किया है। तो हम अगली हेडिंग लगाएंगे इसमें, सिडनी बुराड के अनुसार हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। सिडनी बुराड के अनुसार हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। सिडनी बुराड के अनुसार हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो 4 भागों में किया है। कितने भागों में बांटा इन्होंने हिमालय को? 4 भागों में बांटा। 4 भाग कौन कौन से हैं, एक मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखो यहां से एक नदी गुजरती है इस प्रकार से। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सिंधु। इस नदी का क्या नाम है? सिंधु, जो जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। और यहां से एक नदी गुजरती है इस प्रकार से, ऐसे। इस नदी का नाम है सतलज। सिडनी बुराड ने कहा कि सिंधु और सतलज दोनों नदियों के बीच का, यहां से एक नदी और गुजरती है इस प्रकार से। इस नदी का नाम क्या है? काली नदी। इस नदी का नाम लिख देते हैं काली नदी। सतलज और काली, सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है, इस हिमालय को सिडनी बुराड ने नाम दिया कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। यहां से एक नदी और गुजरती है, इस नदी का नाम क्या है? तीस्ता नदी। इस हिमालय को क्या नाम दिया? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और इस तीस्ता नदी से लेकर के यहां पर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। यहां तक के हिमालय को क्या नाम दिया? असम हिमालय। इसे क्या नाम दिया गया? असम हिमालय। तो यहां से क्या प्रश्न बनता है? यहां से जो बात हमने यहां पर लिख रखी है ना, यही प्रश्न बनते हैं कि असम हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? ब्रह्मपुत्र और तीस्ता। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, कुमायूं हिमालय सतलज और काली, पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु या सतलज के बीच का जो क्षेत्र है, यही यहां से प्रश्न बनते हैं। और क्या बनता है यहां पर? और प्रश्न यहां से जो बनते हैं उनकी भी हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे एक तो यहां पर हमें याद रखनी है, हाँ जी वापिस बता देते हैं। सिडनी बुराड ने जो वर्गीकरण किया वो किस आधार पे किया है?
वो किया है नदियों के आधार पे। नदियों के आधार पे कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। एक सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ये 4 कितनी नदियां हो गई? ये 5 हो गई क्या? 5 नदियां हो गई है। सिंधु और सतलज के बीच का जो पहाड़ है, इस क्षेत्र में जो पहाड़ है, उस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय। किसके अनुसार? सिडनी बुराड के अनुसार। काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है, नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय, और सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। इसने नाम रखे, है ना? अभी भी बात समझ में नहीं आई सभी के क्या? ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब ये जो हिमालय है, ये कितनी कितनी दूरी के अंदर फैले हुए हैं, इनकी लंबाई क्या है? इनकी लंबाई के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की जो लंबाई मानी गई है, वो मानी गई है 560 किलोमीटर। ये जो लंबाई है, ये कितनी है? सिंधु और सतलज के बीच में 560 किलोमीटर। ऐसे ही सतलज और काली के बीच में जो हिमालय फैला हुआ है, इसकी लंबाई मानी गई है 320 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी मानी गई है? 320 किलोमीटर लंबाई मानी गई है। इसके बाद में है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी मानी गई है? 800 किलोमीटर। और जो असम हिमालय है, इसकी लंबाई मानी गई है 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर। अब प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न करके देख लेंगे अपने क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। पहले एक चीज और हम इसमें नोट करते हैं। इसमें हम एक बात और नोट कर लेते हैं कि इन हिमालय, जो 4 प्रकार के हिमालय हमने लिख रखे हैं, इनकी सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है, बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी आपके हिसाब से? नंगा पर्वत। यहां पर एक पर्वत है, इसका नाम क्या है? नंगा पर्वत। सर्वोच्च चोटी कौन सी है पंजाब हिमालय की? नंगा पर्वत। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? नंदा देवी। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी। कहां है नंदा देवी? लगभग यहां पड़ता है नंदा देवी। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा। सारी की सारी पुरानी बात है, कोई भी नई बात नहीं है। सारी नदियां पढ़ के आ चुके हैं, सारी की सारी नदियां पढ़ रखी है। तो सिर्फ एक वर्गीकरण किया इन्होंने, जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। अब देखो कि ये हिमालय फैला कहां कहां है। सबसे पहले पंजाब हिमालय की बात करते हैं। तो पंजाब हिमालय फैला हुआ है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। प्रमुख रूप से तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा कौन सा आ सकता है भाई इसमें? हिमाचल प्रदेश आ सकता है। ये वाला जो भाग इसमें दिखा रखा है। तो ये 3 क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय प्रमुख रूप से कौन से राज्य में फैला है? उत्तराखंड। इसके बाद में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय कहां फैला है भाई? तो नेपाल हिमालय नेपाल में फैला है। कहां फैला है? नेपाल में। और चौथा कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। अब देखो ये असम हिमालय कहां फैला हुआ है, तो देख लो भाई।
कहाँ फैला हुआ है? सिक्किम में है क्या? ये सिक्किम है। सिक्किम के बाद में ये यहाँ पर असम का भाग है, और फिर आगे कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन जब हम मैप को देखते हैं तब हम ये बात भी देखते हैं कि एक दार्जिलिंग नाम की चोटी भी आती है, जो इस वाले भाग में यहाँ कहीं स्थित है। कौन से राज्य में पड़ता है दार्जिलिंग? पश्चिमी बंगाल के अंदर एक हिल स्टेशन है, घूमने लायक स्थल है, वो भी इसमें आता है। तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? असम हिमालय में लिखेंगे, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, थोड़ा बहुत जो भाग है वो असम का, और बाकी सारा भाग किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ये उन बच्चों के बात फिर कम समझ में आएगी जिन्हें अभी तक भारत का मैप नहीं भरना आता। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी मैप नहीं भरना आता? 1 2 3। मैप तो भरना सीखना पड़ेगा, है ना? मैप भरना आना चाहिए। नहीं, मैं मैप का टेस्ट ले लूंगा बीच में। मैप भरना सिखाना पड़ेगा क्या? उसमें क्या सिखाना है? मैप आपको भरना पड़ेगा। एटलस आपके पास में है, मोबाइल आपके पास में है, मानचित्र ले आओ, 2 4 मैप भर दो, 1 2 देख के भर दो, 1 2 बिना देखे भर दो, इतने में काम हो जाएगा। अपने आप सारे राज्य वो याद आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दिमाग में चलना चाहिए ना कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, असम कहाँ है, वेस्ट बंगाल कहाँ है, सिक्किम कहाँ है। ये दिमाग में होगा तभी तो बात समझ में आएगी, है ना? तो ये मैप तो आपको करना पड़ेगा। मैप भरना सीख लो 1 2 दिनों में, जो नए आ रही है। अब नोट लगा के लिखो। इसके बाद आप लिखो, इन सभी हिमालयों में या इन सभी हिमालय के भागों में, हिमालय के भागों में नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा है क्या या नीचा है? सबसे ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में पड़ता है? नेपाल हिमालय में पड़ता है। इन सभी हिमालयों के अंदर सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? कौन सा है? नेपाल हिमालय। कितने किलोमीटर लंबाई है? 800 किलोमीटर। हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। इनका क्रम पूछा जाता है कि सिडनी बुराड के अनुसार किए गए वर्गीकरण को लंबाई के आधार पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम के अंदर लिखो। तो सबसे पहले कौन सा हिमालय आएगा? नेपाल। नेपाल के बाद में असम, असम के बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में कुमायूं। या तो घटते से बढ़ता पूछेगा या बढ़ते से घटता पूछेगा। तो ये लंबाई हमारे याद होनी चाहिए। या प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है, या इनको सुमेलित करो। पंजाब हिमालय दे दिया, नदी दे दी सिंधु, व्यास, सही है क्या? पंजाब हिमालय कहाँ फैला है? सिंधु से व्यास के बीच में फैला है, सिंधु और सतलज के बीच में फैला है। कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सतलज से तीस्ता तक है, काली तक है। तीस्ता तक तो कौन सा है? काली से तीस्ता तक कौन सा है? नेपाल हिमालय। और ब्रह्मपुत्र से तीस्ता तक असम हिमालय। ये बातें याद करनी है। जो प्रश्न बनते हैं 5 4 इस वर्गीकरण से, जो आपके सामने लिखे हुए, इन्हीं से प्रश्न बनेगा भी। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है। तो सबसे बड़ा भी पंजाब अपने नेपाल हिमालय, और सबसे ऊंचा भी कौन सा है? नेपाल हिमालय है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। एक नोट लगा के आप और लिख दीजिए। लिखिए,
असम हिमालय में नवेरा घाटी स्थित है। नवेरा घाटी स्थित है। और नवेरा घाटी कौन से राज्य में पड़ती है? पश्चिमी बंगाल में पड़ती है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। हम और भी घाटियां पढ़ के, काठमांडू घाटी पढ़ के आए हैं, कश्मीर घाटी पढ़ के आए हैं, मसूरी घाटी पढ़ के आए हैं, कुल्लू कांगड़ा घाटी पढ़ के आए हैं। काठमांडू घाटी कौन सी नदी बनाती है? पाली बनाती है। कब से? आज से। बागमती नदी। काम क्या दिया था याद करने के लिए? यही तो काम याद करने के लिए दे रखा है। और 2 दिनों की छुट्टी थी आपको, है ना? मैं तो सोच रहा था कि मैसेज डाल दें एक कि आगे वाले 2 पेज और याद कर लेना, 2 दिन का टाइम है। चलो, ये नोट कर लिया सभी ने। अब आगे पढ़ते हैं अपने। अगली हेडिंग लगाइए। इसके बाद अगली हेडिंग लगा दीजिए, हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे। हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे। दर्रे जानते हो आप? दर्रा क्या होता है? क्या होता है दर्रा? 2 पहाड़ियों के एक पहाड़ी में नहीं हो सकता तो फिर? हाँ, एक पहाड़ी है तो बीच में से नीचा भाग होगा। किसी पहाड़ी के बीच का नीचा भाग दर्रा कहलाता है। ध्यान रखना, 2 पहाड़ियों के बीच में जो नीचा भाग होता है वो घाटी कहलाता है। जैसे जैसे हम घाटियां 2 प्रकार की होती है, हम पढ़ के आए हैं। जैसे कश्मीर घाटी पढ़ के आए हैं, मसूरी घाटी पढ़ के आए हैं। चलो लिखते हैं, हिमालय में स्थित, हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे। तो दर्रा कैसे होता है? दर्रा होता है ऐसे, जैसे मान लो ये एक पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला के बीच में ये इतना भाग नीचा है। यहां से होकर के हम इस पर्वत श्रृंखला को पार कर सकते हैं, पर्वत को पार कर सकते हैं। तो ये भाग क्या कहलाता है? दर्रा। या इसे कहा जाता है कोल। कोल भी कहा जाता है, दर्रा भी कहा जाता है, ला भी कहा जाता है और घाट भी कहा जाता है। इन सब बातों का एक ही मतलब है, अलग अलग नहीं है। क्षेत्र के अनुसार भाषा के अंदर क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। जैसे तिब्बती भाषा में बोलते हैं ला, हारदूला, जेलेपला, बोमडिला, है ना? ला का मतलब क्या है? दर्रा। जैसे हम पढ़ते हैं कामली घाट, गोरम घाट, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट। ये दक्षिण भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर कुछ दर्रे हैं। राजस्थान के अंदर दर्रों को क्या कहा जाता है? घाट कहा जाता है। दर्रा अपने पढ़ते हैं, हिंदी का शब्द है और कोल इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एक एक करके सभी प्रमुख दर्रों की। सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसका एक मैप बना लेते हैं अपने। या तो मैप बनाना सीख लो, अगर सही सही बनता है तो। अगर नहीं बनता सही तो फिर मैप ले आओ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इधर वाला सिर और इधर बढ़ा दिया आगे, इधर वाला खा ही गए और फिर उसके बाद में कोई दर्रे बना दिए उल्टे सुल्टे, तो वो कोई काम के नहीं है। प्रॉपर लोकेशन अपने को पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा लेकिन लगभग बात है वो अपनी सही होनी चाहिए।
सबसे पहले अपने एक दर्रा पढ़ते हैं यहां पर। इस दर्रे का नाम मिलता है, एक नंबर पे मैं लिख रहा हूं, इसे बोलते हैं अघिल दर्रा। किस नाम से जाना जाता है इसे? अघिल दर्रे के नाम से जाना जाता है, या हम इसे एक नाम और दे सकते हैं, अघिल कराकोरम दर्रा, या एक नाम क्या दे देते हैं हम इसे, कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा माना जाता है। ये सबसे ऊंचा, जो भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है वर्तमान के अंदर। यहां एक पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? कराकोरम पर्वत श्रृंखला। पढ़ के आए ना, वहीं पर यह दर्रा स्थित है, अघिल कराकोरम दर्रा। अघिल के नाम से भी जानते हैं, कराकोरम के नाम से भी इसे जानते हैं, तो इसे बना लीजिए सबसे पहले। बना लिया सभी ने? कराकोरम पर्वत श्रृंखला के बाद में दूसरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है लद्दाख। इतना तो नॉलेज हो ही गया होगा अब तक, इनके नाम तो याद होने लग गए होंगे। और इसके बाद में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जास्कर। ये जास्कर है। और जास्कर के बाद में यहां एक पर्वत श्रृंखला और है, महान हिमालय बोलते हैं अपने, है ना। और महान हिमालय के बाद में कौन सी है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के अलग अलग नाम है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत, 4 नाम है। चलो अब अपने देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस पर्वत श्रृंखला का नाम लिख देते हैं पीर पंजाल, ठीक है। और इस पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंदर हम यहां पर 2 दर्रे बना देते हैं और दोनों दर्रों के लगा देते हैं नंबर। इसमें एक बात लिख देते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कहां स्थित है? ये भारत चीन के मध्य। अगले दर्रे की बात करते हैं। 2 नंबर पे हमने जो दर्रा लिखा है, इस दर्रे का नाम क्या है? 2 नंबर पे जो हमने नाम दिया है, इस दर्रे का नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल किसे जोड़ता है? तो इधर तो है जम्मू और इधर है श्रीनगर। किन्हें जोड़ेगा? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा या श्रीनगर को जम्मू से जोड़ेगा। यहां से इस प्रकार से क्या बना हुआ है? सड़क मार्ग है, वो बना हुआ है। तो लिखेंगे, इसमें लिख दीजिए, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। दर्रे का नाम क्या है? पीर पंजाल। कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल में स्थित है। लिख रखा है ना पी, यहां पर पी का मतलब क्या है? पीर पंजाल।
तो लिखेंगे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ऊपर से तो नहीं जा रहा, ये ऐसे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। इसीलिए इतने दिनों से रट्टे लगवा रहा था कि कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा लगाए थे ना महाभारतीय रट्टे, इसीलिए लगाए थे क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाकर के अगर अभी याद नहीं होंगे तो आगे फिर बिल्कुल ही काम है वो गोल हो जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आए तो अभी अभी बता देना, अपने दोबारा देख लेंगे वो बात। तीसरा दर्रा 3 नंबर लगा रखा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में लगा रखा है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंदर ही लगा रखा है। इस दर्रे का नाम है बनिहाल। ये 3 नंबर वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा लिखो भाई। बनिहाल दर्रा कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल में। बात लिखने की है क्या? भाई लिखें क्या अपने की है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हमने पी लगा रखा है, उस पी का मतलब ही क्या है? पीर पंजाल है, उसका मतलब ही पीर पंजाल है। ये भी किसे जोड़ता है? ये भी दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जब ये जोड़ता है तो इससे होकर के जाना क्यों जरूरी है? यहां से जा सकते हैं ना, आसान है। लेकिन एक समस्या है कि ये इसके आसपास वाला जो ऐसे क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, इस पर पाकिस्तान ने, इधर वाले क्षेत्र पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और कब्जा करने के कारण इस क्षेत्र में आतंकवादियों की जो गतिविधियां वो ज्यादा रहती है। पता नहीं वो कब यहां से गोला ठोक दे इधर, है ना। इसलिए इस दर्रे को सुरक्षित नहीं माना जाता। कौन से दर्रे से जाते हैं? बनिहाल दर्रे से होकर के जाते हैं। कौन से दर्रे से जाते हैं? बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरते हैं। इस मार्ग को सुरक्षित नहीं माना जाता, ज्यादातर इससे सेना ही जाती है। ये एक बात है इसमें। तो इसमें भी लिखेंगे कि ये भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इस बनिहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। श्रीनगर का प्रवेश द्वार, श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहां पर एक सुरंग स्थित है, उस सुरंग का नाम क्या है? जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग स्थित है यहां पर? जवाहर सुरंग स्थित है। यहां लिख दें क्या नीचे? जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर जो जाता है, याद किए? कभी पढ़े हैं क्या? NH 44। NH 44 कहां से कहां जाता है? NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी की ओर जाता है। बिल्कुल सही है। कौन से दर्रे से होकर के गुजरता है? बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है। उस दर्रे से क्यों नहीं गुजरता? अभी अभी पढ़े हैं, इसलिए नहीं गुजरता। तो एक बात और लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि NH 44 या इसे बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। इसी दर्रे से होकर, इसी दर्रे से होकर गुजरता है।
इसी दर्रे से होकर गुजरता है। हाँ जी, इसी का नाम बदला है शायद, नया नाम है। सुरंग भी दो प्रकार की हो सकती है ना, एक तो सड़क सुरंग हो सकती है। हाँ, चेन्नानी नौशेरी बोलते हैं, इसी बोलते हैं। एक नाम और है उसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, यही इसी दर्रे में स्थित है। लिख सकते हो, लिख दो। चेनानी नौशेरी, या क्या कहा जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सड़क सुरंग है। इसी दर्रे में स्थित है। ये नोट कर दीजिए। अभी टाइम तो नहीं हुआ ना? पांच हो गए, चलो। तो आज जो हमने देखा है हिमालय के प्रमुख दर्रों में, आज हमने कितने दर्रे पढ़े हैं? तीन दर्रे पढ़े हैं। पहला दर्रा अगिल कराकोरम दर्रा, कराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा। दूसरा पीर पंजाल दर्रा, यहाँ पर है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, लेकिन ज्यादातर इस दर्रे का उपयोग नहीं किया जाता। तीसरा बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंदर ही स्थित है, श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का काम करता है, श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहलाता है। चेनानी नौशेरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या एक क्या नाम रह गया, एक नाम रह गया जवार सुरंग, यहीं स्थित है। ये बातें हमें इसमें याद रखनी है। कल अगला दर्रा पढ़ेंगे अपने, बुर्जल दर्रा, जो इससे ऊपर वाली जास्कर पर्वत श्रृंखला है उसमें स्थित है, उसके बारे में अपनी बात करेंगे। आज इतना करते हैं। कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो पूछ लो भाई, बाकी ऐसी कोई बात है नहीं, फैक्ट है, याद करने पड़ेंगे। राज्य हमने याद करवा दिए। मैप किस किस को नहीं भरना आता भाई? एक बार हाथ खड़े करना जिसको मैप भरना नहीं आता। कल मैप का